नमस्कार, एमपी दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हम खबर से और दिन भर की खबरों पर नजर डालेंगे। भिंड से बड़ी खबर, जहां एक पटाखा की दुकान में भीषण आग लगने का मामला और लाखों के पटाखे इसमें जलकर राख हो गए। दमकल की गाड़ी ने आग पर किसी तरह से काबू पाया और 2 दुकानें जलकर राख हो गई। इस दौरान हादसे में अब तक जो जानकारी मिली है, लाखों का नुकसान पटाखों का हुआ है। हालांकि यहां पर किसी के हताहत होने की या किसी के झुलस जाने की कोई ऐसी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। आपको बता दें कि इस हादसे में जो तस्वीर सामने आई, भिंड से पटाखों की दुकान में भीषण आग लगी, लाखों के पटाखे जलकर राख हो गए। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, 2 दुकानें जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि ये जो हादसा है ये भिंड में पेश आया और इस हादसे के चलते पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग और धमाके काफ़ी दूर से ही दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। भिंड से तस्वीरें सामने आई, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। रवि, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या स्थिति है फिलहाल? वो अभी हाल ही में आग लगी है। जो मेला है, व्यापार मेला लगता है, वहाँ पर आतिशबाजी की दुकानें लगी हुई थी, सज गई थी। लेकिन प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर उनको जो आतिशबाजी के दुकानदार हैं उनको लाइसेंस जारी कर दिए गए थे, लेकिन चिन्हित नहीं किया गया था कि किस जगह आपको लगानी है। लेकिन हर साल यहीं पे आतिशबाजी की दुकानें लगती थी, तो इस बार भी आतिशबाजी की दुकान सज गई थी। लेकिन दुकानदार जिसकी दुकान जली है, रवि पवैया ने बताया है कि पीछे से एक दुकान के पीछे से किसी ने हरकत की है और वहां से आग की चिंगारी फेंकी है, जिसके बाद देखते ही देखते 3 दुकानें जलकर बिल्कुल पूरी तरह से खाक हो गई हैं। और दुकानदारों का कहना है कि करीब 1 लाख से अधिक का नुकसान बता रहे हैं। एक बाइक भी दुकान के अंदर रखी थी, वो भी जलकर खाक हो चुकी है। और यहाँ पर मौके पर प्रशासन के आला अफसर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी संजीव पाठक से लेकर एसडीएम, सीएमओ नगरपालिका बीरेन तिवारी, वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी बात करें तो भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ साथ राकेश चौधरी जो कांग्रेस प्रत्याशी, उनके बेटे भरत चतुर्वेदी भी यहाँ पर आए हैं। पीड़ितों से लगातार बातचीत कर रहे हैं किस तरह से ये आग लगी है। फिलहाल प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है और पड़ताल की जा रही है कि आखिर मुख्य वजह क्या थी जिस वजह से इतनी बड़ी छोटी सी चिंगारी से इतनी बड़ी आग भड़क गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुख करेंगे अगली खबर का। बालाघाट में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल बीजेपी ने बालाघाट विधानसभा से महाकौशल के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन मौसम बिसेन की जगह उनके पिता गौरीशंकर बिसेन ने रिटर्निंग अधिकारियों के पास नामांकन पत्र दाखिल कर चौंका दिया, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गौरीशंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गौरीशंकर बिसेन ने पुत्री की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए सुरक्षा की दृष्टि से नामांकन पत्र दाखिल करने की बात कही है। लेकिन न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी यह मिली है कि गौरीशंकर बिसेन ही बालाघाट विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। और उसके आने के बाद उसका फॉर्म जमा किया जाएगा। आज आपने भरा फॉर्म? हाँ, बीजेपी से बीजेपी से मौसम की तबीयत खराब है, तो आपको पता है। जी, इस कारण आप अभी सुरक्षा के दृष्टि से फॉर्म भरा। आज आदरणीय गौरीशंकर जी ने फॉर्म भरा है। अभी मौसम बाहर है, आप लोगों को जानकारी है क्यों बाहर है, उसके विषय में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज एक कहा जाता है कि एक सेकंड फॉर्म भरा जाना चाहिए। उसी को लेकर आज भाऊ ने अपना फॉर्म एसडीएम कार्यालय में। श्रीनिवास चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, ये मौसम बिसेन और गौरीशंकर बिसेन, ये मसला क्या है, क्या कौन लड़ेगा, अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आशीष, आपको बता दूं कि गौरीशंकर बिसेन जी ने एक बयान दिया था कि 2000 अभी जो चुनाव हम लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, तो बालाघाट विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी उसके बावजूद उनकी पुत्री को अभी भाजपा ने अधिकृत प्रत्याशी बना के घोषित किया था अभी। लेकिन अभी जो आज उसमें ये देखने मिला कि गौरीशंकर बिसेन स्वयं ही आज रिटर्निंग ऑफिसर सामने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे कयास लगाया जा रहा था कहीं ना कहीं गौरीशंकर बिसेन ही बालाघाट विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब इस बारे में उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कहना साफ तौर पे था कि मेरी पुत्री की तबीयत खराब है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से हम
फॉर्म जमा कर रहे हैं आज, और जमा किया। लेकिन जब न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल की थी, सिर्फ सामने आई बात की पुत्री की तबीयत खराब होने के कारण ही इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया, और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि गौरीशंकर बिसेन ही प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन अभी 1 या 2 दिन में ये कार्य अभी स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव कौन लगे, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी पुत्री की तबीयत खराब है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि चुनाव प्रचार वो कर नहीं पाएगी, क्षेत्र में निकल नहीं पाएगी, जिससे कारण ये कयास ही लगाया जा रहा है कि गौरीशंकर बिसेन ही अगले भाजपा के प्रत्याशी होंगे, वही चुनाव लड़ेंगे। ये बात अभी तक तो ये सामने आ रही, क्योंकि इस बारे में हमने जिलाध्यक्ष से भी चर्चा की थी। जिलाध्यक्ष का भी यही कहना था कि पुत्री ने साफ तौर पे कहा है कि पिताजी के कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण आप ही चुनाव लड़िए, यानी कि मौसम ने साफ तौर पे ये संकेत दे दिया कि तबीयत खराब होने के कारण पिता मतलब गौरीशंकर बिसेन को ही अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाए और चुनाव लड़ा जाए। इससे साफ तौर पे जाहिर है कि गौरीशंकर बिसेन ही अगले प्रत्याशी भाजपा के हो सकते हैं। जी आशीष, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस जानकारी के लिए। और पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सविता दीवान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्हें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पार्टी की नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जहां पूर्व विधायक सविता दीवान ने अपने अन्य साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि सविता दीवान कांग्रेस में रही और विधायक भी रह चुकी हैं। उनके पिता भी 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन अब वे बीजेपी के साथ हैं। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है, कांग्रेस पार्टी की पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश की महामंत्री सविता दीवान जी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की हैं। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन। कांग्रेस पुरानी है, वो अब बची नहीं है। वहाँ निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कोई जगह नहीं है। इसलिए जब जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता और ऊर्जावान कार्यकर्ता का उपयोग, उस ऊर्जा का उपयोग जहाँ हो सकता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में और इस देश में, इस प्रदेश को और देश को आगे ले जाने में काम कर रही है, तो उसमें मैं अपनी छोटी सी भूमिका देना चाहती हूँ। सीहोर के शाहगंज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि गृहमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि रोड शो करने के लिए पहुंचे थे और उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया बुलडोजर पर चढ़कर, फूल बरसाकर, और उनके साथ इस दौरान उनके परिवार के भी कुछ लोग मौजूद थे। आज पूरे मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बना के दिखाया है और हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बनाना है। और इसलिए कांग्रेस के लोग तो बहुत परेशान है। रोज गालियां, मैंने कन्याओं की पूजन की, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान नाटक नौटंकी करता है। बताओ, कन्याओं की पूजन नाटक नौटंकी है क्या? ये हमारी भारतीय परंपरा है। वो परेशान है कि ये 1.5 मुट्ठी का इतने साल से मुख्यमंत्री बने बैठा, तो रोज मुझे गाली देते रहते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। और गृहमंत्री अमित शाह 28 से 30 अक्टूबर तक 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह 10 संभागों का दौरा करेंगे और सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। गृहमंत्री उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। और 3 दिन का महामंथन है जिसमें मध्य प्रदेश आ रहे हैं अमित शाह और मध्य प्रदेश आकर के वे इसमें शिरकत करेंगे। 3 बड़े और महत्वपूर्ण दिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। उज्जैन में रोड शो होना है, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी वे जाएंगे। और इतना ही नहीं, 10 संभागों में दौरा उनका होना है और 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। चुनावी अभियान है और चुनावी अभियान में सभी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो सभी लोग इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने में जुटे हैं और ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व अथक मेहनत के साथ, अथक परिश्रम के साथ मैदान में उतरा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में डेरा डालने वाले। अमित शाह जी रहेंगे और लगातार अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहले भी आए हैं। 3 दिन लगातार अभी सभी संभागों की बैठकें
और उनकी जनसभाएं मध्य प्रदेश के अंदर अभी 28, 29, 30 को होंगी। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सलमान खुर्शीद के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि अगर वास्तव में सलमान खुर्शीद के दिल में ये बातें होती तो उनके कार्यकाल में राम मंदिर की स्थापना के लिए कोई कार्य क्यों नहीं हुआ। राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प मेरे दादी ने उस जमाने में लिया था, जो कि आज जाकर पूरा हुआ। हालांकि ये सभी ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में संभव हो पाए। अगर सलमान खुर्शीद जी का बाकी दलों का ये एक्चुअली दिल की बात होती तो उनके कार्यकाल में उनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला राम मंदिर का? उनके कार्यकाल में राम मंदिर स्थापना की बात पर कोई कार्य क्यों नहीं हुई? चट भी मेरी पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा। राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प मेरी दादी ने उस जमाने में लिया था जब इस पूर्ण सोच विचारधारा की श्री गणेश की गई थी, और आज ये संभव हो पाया है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 हटाएंगे, 370 हटाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक विधान एक संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर व्यक्ति एक समान है, 3 तलाक हम हटाएंगे, 3 तलाक हम हटाए, हमने हटाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राम मंदिर की स्थापना होगी, राम मंदिर की स्थापना हुई। ये सारे ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही भारत में संभव हो पाए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। और राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हजारीलाल दांगी का नामांकन फॉर्म दाखिल करवाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ के कपड़े फाड़ रहे हैं। कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि भारत बाद में जोड़ना, पहले अपने नेताओं के कपड़ों को रफू करवा लो। कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के कपड़े फाड़ रहे हैं। अब मैं गांधी कहना चाहता हूं, देश बाद में जोड़ना, पहले अपने नेताओं के कपड़े तो रफू करवा लो। छतरपुर में आम आदमी पार्टी के रोड शो में शामिल हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उस समय असहज हो गए जब उनके ही सामने भाजपा के समर्थन में नारे लगने लगे। पंजाब के मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा दिए और भगवंत मान रोड शो में जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनके सामने ही बीजेपी के समर्थन में नारे लगने लगे। और भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट उत्साह से भरी हुई है और स्वागत के लिए तैयार है अपने प्रधानमंत्री मोदी के लिए। पीएम मोदी आज पहुंच रहे हैं तुलसी पीठ। क्या है इसके मायने और खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट। उसी चित्रकूट में स्थित है तुलसी पीठ, जिसके पीठाधीश्वर हैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। वही रामभद्राचार्य जी महाराज जिनकी गवाही ने राम मंदिर केस में हिंदू पक्ष को मजबूत किया था। प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए रामभद्राचार्य जी महाराज ने श्री राम जन्म स्थान के बारे में बताया था।
चित्रकूट और तुलसी पीठ में इन दिनों गहमा गहमी है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, पूजा अर्चना करेंगे और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से आध्यात्मिक चर्चा भी। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मस्थली या कहें भगवान राम की तपोभूमि। भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में सबसे ज्यादा वक्त जहां बिताया था, वो चित्रकूट आज हम मौजूद हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट आएंगे, सदगुरु सेवा ट्रस्ट में वो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो इसी मंदिर में वो दर्शन करने पहुंचेंगे। ये कांच मंदिर के तौर पर जाना जाता है। यहां भी वो पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, यहां पर दर्शन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर आप चारों तरफ देख सकते हैं, सिक्योरिटी कोई लैप्स ना छूट जाए, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी। और आज से ही यहां पर पूरे प्रबंध होने लगे हैं। सीसीटीवी से लेकर तमाम जो मेटल डिटेक्टर हैं वो इस जगह पर लगा दिए गए हैं। पीएम मोदी जानकीकुंड चिकित्सालय परिसर में आयोजित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के पहले चेयरमैन अरविंद भाई मफतलाल के 100वें जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जानकीकुंड चिकित्सालय की इमरजेंसी एयर यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। रघुवीर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे और एक बेहद खास ग्रंथ का विमोचन भी करेंगे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं और भगवान श्री सीताराम जी के वो दर्शन करेंगे। यहाँ पर कुछ देर भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद पूज्य सदगुरुदेव भगवान के भी दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसके बाद फिर वो यहाँ से जाएंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी पर 10,000 पन्नों का भाष्य लिख चुके हैं। पीएम मोदी इस अद्भुत ग्रंथ का विमोचन करेंगे। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है। धर्म और अध्यात्म से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव भी कम नहीं। पीएम मोदी जब चित्रकूट के दौरे पर आएंगे तो धर्म चर्चा का लाभ भी उठाएंगे और इस चर्चा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से बेहतर और कौन हो सकता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से अध्यात्म और धर्म पर वो चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बहुत बड़ी बात है और ये एक मित्र अपने मित्र से मिलने आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की मित्रता को सभी जानते हैं और एक मित्र से मिलने आ रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये पहला चित्रकूट दौरा है। चित्रकूट प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी में जुटा है। तुलसी पीठ पर पीएम मोदी 40 मिनट का समय देंगे। ऐसे में पीठ में परम पूज्य जगत गुरु के शिष्य भी उत्साह में हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18, सतना। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पीएम मोदी के राम मंदिर पर क्या कुछ कहा, पीएम मोदी पर क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट आ रहे हैं और तुलसी पीठ भी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं। जगत गुरु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, आशीर्वाद मिलेगा उन्हें? पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, वो मेरे मित्र भी हैं जी। आशीर्वाद भी मिलेगा और 2024 में विजयी होने का प्रसाद भी मिलेगा जी। राम मंदिर आकार ले रहा है, सदियों से ये लड़ाई चल रही थी, अब जाकर आकार ले रहा है राम मंदिर। कितनी भूमिका मानते हैं आप मोदी सरकार की या मोदी जी की? बहुत अच्छी भूमिका मानते हैं, पर न्यायालय का कार्य था जी, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता जी। उसमें तो गवाहियों होती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं जी। मैंने स्वयं इतने अकाट्य तथ्य प्रस्तुत किए थे जी कि उसने निर्णय की दिशा बदल दी जी। मैंने 441 प्रमाण दिए थे जी और खुदाई हुई तो 437 स्पष्ट निकले, केवल 4 प्रमाण अस्पष्ट थे जी। और मोदी सरकार की भूमिका ये थी कि इतना बड़ा निर्णय आया जी और किसी प्रकार का विपक्षियों का आक्रमण नहीं हुआ, विदेशियों का आक्रमण नहीं हुआ, शांत से निपट गया। मोदी जी ने शिलान्यास भी भूमि पूजन किया, तभी मैं था जी। इस बार अब
तो रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तभी मैं रहूंगा, मोदी जी रहेंगे। जी। उसी समय अयोध्या में मेरा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जी। जो 9 दिन तक चलेगा। जी। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होगा और 22 तारीख को इसका उद्घाटन, गर्भगृह में भगवान प्रवेश करेंगे तो वहां भी मोदी जी होंगे और मेरे उत्सव में भी मोदी जी होंगे। मोदी सरकार को लेकर आपको लगता है अभी कुछ और ऐसे काम जो होने बाकी हैं? हाँ, अभी बहुत काम बाकी है। बहुत काम तो हो चुके कि जैसे 370 धारा मिट गई जी। और 35 से चला गया जी। और ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त हो गई और नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ गया जी। महिला आरक्षण विधेयक। उसी प्रकार अभी रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ होना है, हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी है जी। और गौ माता को राष्ट्र धरोहर होनी है जी। और विकसित भारत होना है। इसमें भी मोदी सरकार की अब बहुत आवश्यकता है जी। लेकिन विपक्ष तो तैयार बैठा है, तमाम जो दल हैं वो एक साथ आ गए हैं इंडिया गठबंधन के नाम पे। वो कहते हैं मोदी जी को दोबारा आने ही नहीं देंगे। ओ लेट देम वर्क, उन्हें भूखने दीजिए जी। संत समाज क्या इस जाति जनगणना के खिलाफ रहेगा? पूर्ण खिलाफ रहेगा। तो हमारे साथ थे पद्म विभूषण जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी। तो कल प्रधानमंत्री मोदी विशेष तौर से आएंगे आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद के तौर पर 2024 की जीत का आशीर्वाद पीएम मोदी को जगत गुरु से मिलने जा रहा है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18। और भिंड में दीपावली के त्योहार से पहले जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए सफेद दूध के काले कारोबार का भांडाफोड़ कर दिया। तहसील क्षेत्र में 5 जगह पर छापा मार कार्रवाई करते हुए 550 किलो मावा, 2000 लीटर दूध, 100 किलो घी को जब्त कर उनके सैंपल्स जांच के लिए भोपाल भेजे गए। और इतना ही नहीं, 2 फैक्ट्री में अमानक और स्तर के मिलावटी मावा बनाने पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। और खरगोन के बड़वाह में चुनाव के पहले अवैध शराब ठेकों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। दरअसल रावत पलासिया और पातली माल के जंगलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 7 लाख रुपए की कीमत का महुआ लहान जब्त कर नष्ट किया और 135 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और उज्जैन में लोकायुक्त की टीम ने सब्सिडी के नाम पर रिश्वत लेते कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पीड़ित से आरोपी ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और 20,000 रुपए कैश रकम लेते लोकायुक्त की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। और मुरैना में पूर्व सांसद के घर चोरी हो गई। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी गांव में पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबूलाल सोलंकी के सूने घर में चोरों ने वारदात को समय अंजाम दिया जब घर के लोग आगरा गए हुए थे। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और चोरों की पड़ताल में जुट गई है। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें मुंह ढके हुए संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। और यहां ले रहे एक छोटा सा ब्रेक।